गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान लखनऊ से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायोजना विधि। शिक्षण की को प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग जो है वो विषय वस्तु के नेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। कंटेंट का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि उस टॉपिक को आप किस प्रकार से ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं और शिक्षण की जो विधियां हैं वो शिक्षण के सूत्रों पर आधारित होती है। उसी में से एक विधि जो है वो है आपकी प्रायोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया वो है W.H. किलपैट्रिक। ये जो है जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित इस पद्धति को उन्होंने लागू किया है। ये पद्धति जो है विद्यालय के शुष्क और परंपरागत वातावरण से दूर करने के लिए विद्यार्थी को उसमें कुछ क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्रों में क्रियाशीलता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ये पूरी तरह से स्टूडेंट बेस्ड है, विद्यार्थी आधारित विधि है, जिसमें जो अधिगम का कार्य जो है वो विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जाता है अपने अनुभवों के आधार पर। किलपैट्रिक कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। किलपैट्रिक का मानना है कि जो भी हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारा पढ़ रहा है वो जो है उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जब तक वो अपने वास्तविक जीवन में उसको नहीं सीखेगा तब तक उसे जो है अपने जीवन में नहीं उतार सकता। केवल सामाजिक जीवन ही नहीं, हम उसके एक उत्तम जीवन की भी आशा करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पार्कर महोदय कह रहे हैं कि प्रायोजना विधि जो है वो एक काम करने का एक इकाई है जिसमें कार्य की योजना बनाने से लेकर के क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या लाभ होंगे, किस तरह से होगा, इस सब के लिए विद्यार्थी को ही उत्तरदायी बनाया जाता है, अर्थात उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाता है। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का एक ही भाग जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में जनरली जो है हम जो भी शिक्षा दी जाती है वो उनकी पुस्तक आधारित शिक्षा ही दी जाती है। इसमें एकमात्र प्रोजेक्ट विधि ऐसी है जो कि उसे जीवन का एक भाग उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य कर रहा होता है। वो अपने आसपास के वातावरण में वो कार्य कर रहा होता है, वो अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को उसमें प्रयोग कर रहा होता है और इससे वो अपने किए जा रहे कार्य को अपने यथार्थ जीवन से जोड़ पाता है। स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक सामान्य समस्यामूलक कार्य जो वास्तविक स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। स्टीवेंसन जो कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड जो है इसमें प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसा काम है, ऐसी समस्या है जिसे थ्योरेटिकल तौर पे स्टूडेंट नहीं अपने सुझाव दे रहा है कि भाई ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, नहीं, वो उसको प्रैक्टिकली अपने कर रहा है और उसे स्वाभाविक स्थिति में जब पूरा कर रहा है तो उसके में आने वाली समस्याओं का भी समाधान देख रहा है, उनके साथ जुड़ी हुई अन्य बातों को भी समझ पा रहा है। फिर प्रायोजना विधि जो है वो कुछ आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो रोचकता का है। तो बालक स्वयं ही किसी समस्या या प्रोजेक्ट को चुनता है और वो चुनता है अपनी रुचि के अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर। जब स्वयं बालक द्वारा किसी समस्या या प्रकरण को चुना जाता है तो उसको करने में बालक की रुचि रहती है। प्रयोजना उद्देश्य, जो भी समस्या बालकों को करने के लिए दी जाती है वो उद्देश्यपूर्ण जरूर होती है। उद्देश्य के बिना कोई भी समस्या नहीं दी जाएगी। अर्थात यदि बालक कह रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है, मैं इस पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो उससे उसका उद्देश्य जानना जरूरी है कि तुम क्यों करना चाहते हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें प्रोजेक्ट करना है या इस प्रोजेक्ट का कोई आउटपुट भी आ रहा है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट का कार्य करवाया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना जरूरी है, उससे बच्चे को कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा, चिंतन, तर्क शक्ति और संग्रह करने की प्रवृत्तियाँ
होती हैं उन्हें किसी भी क्रिया के लिए प्रेरित करती हैं। प्रोजेक्ट मेथड में बालक एवं शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। इससे जो है स्थायी और उपयोगी शिक्षा प्राप्त हो पाती है। इसमें है कि विद्यार्थी जो है वो तो क्रियाशील है ही, साथ में शिक्षक भी क्रियाशील रहता है। उनके प्रोजेक्ट को पे निगरानी रखता है कि कहीं बच्चे गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि इसमें शिक्षक के द्वारा सिर्फ उन्हें गाइड करने का काम किया जाता है, उसके अलावा सारा काम जो है विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए वो क्रियाशील रहते हैं। चौथा है वास्तविकता या यथार्थता का सिद्धांत। प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी कार्य करवाया जाता है वो वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल होता है, जिसके फलस्वरूप बालकों को प्रेरणा मिलती है और वो बालक जो है वो प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या है उस पर वो उसको काम कर पाते हैं। फिर है सामाजिकता का सिद्धांत। बालक समाज का एक अंग है। प्रोजेक्ट विधि द्वारा जो है उसे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिससे उसे अपने सामाजिक जीवन का अनुभव हो सके, उसके अंदर सहयोग और प्रेम और सहकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो सकते हैं। विद्यालय में करवाए जाने वाले प्रोजेक्ट, वो भी जब हम सामाजिक विज्ञान अध्ययन विषय की बात कर रहे हैं, उसमें करवाए जाने वाले प्रोजेक्ट और साइंस में करवाए जाने वाले प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं। साइंस में करवाए जाने वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उनके विषयों से संबंधित होते हैं, साइंस से संबंधित होते हैं। किंतु जब सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में करवाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो समाज की समस्याओं से संबंधित होते हैं। और जब विद्यार्थी समाज से संबंधित प्रोजेक्ट को करता है तो उसके अंदर सामाजिक जीवन का, उसको सामाजिक जीवन का अनुभव होता है। वो समाज में हो रही घटनाओं को पे अलग तरीके से विचार करना देखता है। उसके अंदर सहयोग, सद्भावना और प्रेम की भावना का विकास होता है। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता वाले कार्यों में ही बालक को रुचि उत्पन्न होती है। रुचि किसी भी परियोजना का मनोवैज्ञानिक तत्व है। प्रोजेक्ट से बालक को कुछ भी सीखता है, करके सीखता है। अब जब हम बालक को कोई काम दे रहे हैं, अगर उसमें उसकी रुचि तभी होगी जब उसको ये पता चलेगा कि भाई इस काम को करने की ये उपयोगिता है। बिना उपयोगिता का काम करने में बालक को रुचि नहीं होती। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट का कार्य किया जा रहा है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता होना आवश्यक है और उपयोगी कार्य को ही बच्चा मन लगा के करेगा। फिर यह व्यवहारिकता ही सामाजिक उपयोगिता का सबसे बड़ा आधार है। तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए छात्रों को विशेष रुचि होती है। जॉन ड्यूई जो है उन्होंने भी सामाजिक उपयोगिता को शिक्षा का लक्ष्य माना है। जॉन ड्यूई कहते हैं कि कोई भी शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है, अगर उसकी वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है, अगर उसके सामाजिक जीवन से कोई संबंध नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो उसका जीवन के में समायोजित होने के लिए तैयार करना है, उसके सामाजिक जीवन में उसको समायोजित करने के लिए तैयार करना है। अतः जो प्रोजेक्ट का काम है वो बच्चे को उसके समाज से जोड़ता है। फिर है स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें शिक्षक का दायित्व सिर्फ इतना होता है कि वो बालक को प्रोजेक्ट में निर्देशन देता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट का सारा काम बालक के द्वारा प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा काम बालक के द्वारा क्योंकि स्वयं किया जाता है और वो स्वतंत्र रहता है अपनी योजना का चुनाव करने के लिए, उसकी विधियों का चुनाव करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें क्योंकि विद्यार्थी स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने पर क्रिएटिविटी ज़्यादा उभर करके आती है, विचार ज़्यादा अच्छे से उभर के आ पाते हैं, बजाय इसके कि आपको कोई लगातार गाइड कर रहा है। जब कोई दूसरा गाइड कर रहा होता है तो क्या होता है, आप उसके दिमाग से काम कर रहे होते हैं। जबकि जब विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ दिया जा रहा है तो वो अपने तरीके से उस काम को करेगा और कुछ नया करके देगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बालकों में योग्यता, क्षमता और अन्य गुणों के अनुसार जो है व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। हर एक बालक दूसरे बालक से तो अलग होता ही है और इस विधि में बालक जो है अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना काम का क्योंकि चयन करता है
तो वो उस काम को अच्छे से कर सकता है। कई बार अगर दूसरे के द्वारा अगर हम कोई काम दें और उस व्यक्ति में, उस बालक में वो क्षमता नहीं है उस काम को कर पाने की, तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को अगर उस कार्य को करने में रुचि नहीं है और उसे वो प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो भी वो उसे अच्छे से नहीं करेगा। जबकि इस प्रोजेक्ट मेथड में जब बालक अपने ही रुचि और क्षमता के अनुसार काम को का चयन करता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से परफेक्टली करेगा। अब प्रायोजना विधि के घटक या स्टेप्स क्या हैं, सोपान क्या हैं। सबसे पहले शिक्षक के द्वारा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। बालकों की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे बालक जो है किसी न किसी समस्या का चयन कर सकें। इसके लिए जो है टीचर जो है वो विचार विमर्श भी कर सकते हैं विद्यार्थियों से, उनके मत ले सकते हैं। और अगर बच्चे चाहते हैं कि अपनी समस्याओं का चयन करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट का चयन करने के लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता है तो वो बाहर भी उन्हें मेलों में, प्रदर्शनियों में, दर्शनीय स्थानों पर ले जाएंगे ताकि वो सामाजिक गतिविधियों से परिचित हो सके और अपने प्रोजेक्ट का चयन कर सकें। फिर कार्यक्रम बनाना, दूसरा है प्रायोजना कार्य का चुनाव करना। अब जब बच्चों को समस्या से परिचित करवा दिया जाता है कि भाई ये आपकी सोसाइटी में का स्ट्रक्चर है, इस तरह के प्रॉब्लम्स है, इस तरह की सोसाइटी है आपकी, देन इसके बाद स्टूडेंट जो है वो अपनी रुचि के अनुसार अपने टीचर से विचार विमर्श करके अपने लिए एक प्रोजेक्ट को चुनता है और टीचर के द्वारा वो उस प्रोजेक्ट के गुणों दोषों की व्याख्या करता है कि भाई इसको ये करने लायक प्रोजेक्ट है कि नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा करने से, इस पर वो टीचर के साथ डिस्कशन करता है। शिक्षक जो है वो उसे प्रोजेक्ट कार्य में मार्गदर्शन करता है, उसे अपने प्रोजेक्ट का चुनाव करने की स्वीकृति देता है। और तो जब विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट का चुनाव कर लेता है तो उसे कई बार इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार ग्रुप में प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ग्रुप वाले प्रोजेक्ट्स में अगर उन्होंने चूज किए हैं तो उसमें विद्यार्थियों को जो ग्रुप के अन्य सदस्य विद्यार्थी हैं उनको उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्यों का वितरण किया जाता है। फिर आता है चौथा, कार्यक्रम की क्रियान्वित करना। जब कार्य को बांट दिया गया विद्यार्थियों में या जिस एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक एकल प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है और एक सामूहिक प्रोजेक्ट होता है जिसमें पूरे ग्रुप के द्वारा कार्य किया जाता है। जब उनके द्वारा अपना प्रोजेक्ट तय कर लिया जाता है, कार्यक्रम बन जाने के बाद बालक अपना कार्य क्रिया के द्वारा सीखने के आधार पर स्वयं करते हैं। जिन जिन विद्यार्थियों को जो जो कार्य सौंपा गया है वो उसमें वो अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं और शिक्षक जो है उनकी सहायता करता है, निरीक्षण करता है, प्रोत्साहन देता है और आदेश देने का कार्य करता है। अब पांचवा स्टेप है कार्य का मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट पूरा होने के पश्चात ये आवश्यक हो जाता है कि जो कार्य किया गया है वो उसका मूल्यांकन करें। काम तो हो गया लेकिन वो काम सही हुआ कि नहीं हुआ, उसका कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया, इसको जानने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें पहले मूल्यांकन वो बच्चे खुद अपने करते हैं, अपने ग्रुप के सदस्यों द्वारा डिस्कशन किया जाता है कि भाई उनका जो ये प्रोजेक्ट जो तैयार होकर आया है वो सही है कि नहीं है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, कमियां रह गई तो उन्हें पूरा करते हैं और उसके बाद कार्य को पूरा करके अध्यापक को दिया देते हैं और अध्यापक के द्वारा फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। जब मूल्यांकन हो जाता है तो उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ये इसका छठा स्टेप है। प्रोजेक्ट का चुनाव होने से लेकर के पूरा तय होने तक का लेखा जोखा, उसमें आने वाली कठिनाई सबको एक अपने उत्तर पुस्तिका में, पंजिका में लिखते हैं। उसमें किए गए उनके कार्य, उनकी विधियां, उपकरण आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। अब आता है कि प्रोजेक्ट विधि का, प्रोजेक्ट मेथड का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो आप इसके इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हम कोई चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं वो अनुभव हमारा स्थायी ज्ञान होता है। बजाय इसके कि हम कुछ पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं या दूसरे से सुन रहे हैं, वो ज्ञान हमारा उतना स्थायी नहीं होता जितना कि जब हम स्वयं करके कोई काम सीखते हैं। तो जब ये प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा
बालक स्वयं करके सीख रहा है तो वो ज्ञान जो है उसमें ना केवल स्थायी है, उसमें क्योंकि करके स्वयं करके सीख रहा है इसलिए उसमें रुचि भी उसकी बढ़ती है और उसमें उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है विद्यार्थियों का। फिर आता है तीसरा सिद्धांत है इसका कि लाभ जो है इसका महत्व कहेंगे कि मनोवैज्ञानिकता। इसमें छात्रों में जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना की प्रवृत्ति उग्र रूप से विद्यमान रहती है। हर विद्यार्थी में जिज्ञासा का गुण पाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पाई जाती है। इस विधि के द्वारा उनकी उस जिज्ञासा की को संतुष्ट किया करता है वो अपनी, और उसमें जो क्रिएटिविटी है, जो उसमें रचनात्मक गुण है, उसका विकास होता है। चौथा है इसका प्रयोगात्मकता। योजना विधि द्वारा जब छात्र स्वयं कार्य करके उपकरणों आदि के मापन के आधार पर करते हैं, या अगर हम हिंदी सब्जेक्ट का लिखें तो हिंदी के तथ्यों, संप्रत्यय, उच्चारण, वर्तनी आदि परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम साइंस के प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिकली आने वाली प्रॉब्लम्स को वो समझ पाते हैं, केमिकल्स के नेम को लर्न कर पाते हैं। अगर हम सोसाइटी से संबंधित प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जिस पर उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो सोसाइटी से संबंधित संस्थाएं हैं या जिस भी पे भी उनका प्रोजेक्ट हुआ है, उनकी समस्याएं, उनकी टर्म्स, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनका उनको ज्ञान हो जाता है। फिर उपयोगिता या व्यवहारिकता। इस विधि द्वारा सीखे गए ज्ञान और तथ्यों का नियमों को दैनिक जीवन की समस्याओं में उपयोग कर सकता है विद्यार्थी। क्योंकि हम सोशल स्टडी की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सोशल स्टडी में किए जाने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर होते हैं, इसलिए जो उनका ज्ञान जो उन्हें प्राप्त होता है वो अपने दैनिक जीवन में भविष्य में भी आने वाली समस्याओं का उसके द्वारा समाधान कर पाएंगे। और इसी तरह अन्य परिस्थितियों में भी उन्हें समस्या का समाधान की वो हो जाएगी, क्या क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो उन क्षमताओं के उत्पन्न होने पर जब अन्य कोई भी समस्या आएगी तो वो उसका भी समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रोजेक्ट को करने के लिए वो पढ़ते हैं तो उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अधिगम में सरलता रहती है, सुबद्धता रहती है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से का प्रोजेक्ट है, अपनी मर्जी से उसको चुनाव कर रहे हैं, अपनी रुचि का कार्य कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनमें जो रोचकता जो है वो अधिगम सीखने में सरलता रहती है। फिर आता है प्रायोजना विधि के गुण क्या है। मनोवैज्ञानिकता है इसमें। प्रोजेक्ट की विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालकों की स्वाभाविक रुचियों, मनोवृत्तियों, चेष्टाओं का इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। छात्र आधारित विधि में है प्रोजेक्ट विधि। इसमें हर विद्यार्थी की रुचि, मनोवृत्ति, उसकी क्षमताओं का ध्यान रख करके उसके अनुसार जब उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उनका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, उनका अधिगम ज़्यादा अच्छे से होता है, उनकी जिज्ञासाओं का संग्रह होता है, इनमें रचनात्मकता और अन्वेषण की जो है खोज की प्रवृत्ति जो है उसका विकास का अवसर प्राप्त होता है। फिर चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। अब जब आप बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो एक तो उनमें सामाजिक गुणों का विकास होगा, उसमें से जो बच्चे लीड कर रहे हैं उनमें नेतृत्व का विकास होगा, आपस में साथ में काम कर रहे हैं तो भाईचारे का विकास होगा, और जब क्योंकि स्वयं कर रहे हैं तो उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है। इसी तरह नेक्स्ट है प्रयोगात्मक व्यवहारिक विधि है। क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं, और इसमें क्योंकि अपने सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं का सुलझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और ये जो है करके सीखने के नियम पर आधारित है, इसलिए इससे बालकों में उनकी सृजनात्मक और क्रियात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इसमें बालक जो है वो उसको क्योंकि वो अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझा रहा है, वो उनको समझ रहा है, तो वो ना केवल अपनी, वो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी सक्षम बन रहा है। पिछड़े बालकों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या आती है क्लासरूम में कि आपकी क्लास में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ कमजोर विद्यार्थी होते हैं, कुछ मध्यम विद्यार्थी होते हैं, कुछ मेधावी छात्र होते हैं। अब ऐसे में जब टीचर बैठ हम पढ़ाते हैं तो टीचर जो पढ़ा रहा होता है उसमें हर मेधावी छात्र तो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनको ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो पीछे रह जाते हैं। इस विधि में क्योंकि आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपना प्रोजेक्ट चूज करना होता है, अपनी समस्या चूज करनी होती है, तो इसमें जो पिछड़े बालक होते हैं उन्हें भी अपने अवसर प्रदान। जनरली क्या होता है कि क्लास में जब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वही आगे एक्टिव रहते हैं, जो मीडियम और लो बच्चे होते हैं पढ़ाई में वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन
यहाँ पर जो है इस विधि में जो पिछड़े हुए बालक हैं उन्हें भी अपना काम करने का, क्योंकि उन्हें भी काम दिया जाता है, वो भी अपना काम पूरा कर रहे होते हैं और उससे उनमें स्वावलंबन की भावना दृढ़ होती है। उनमें तर्क, निर्णय, चिंतन, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। बच्चे जब किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो वो पहले ऑब्जर्व करते हैं समस्या को, तो उसमें इनमें निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है कि भाई कारण क्या है, किस तरह से इनका समाधान किया जा सकता है। फिर तर्क करते हैं कि भाई जो वो चीज समस्याओं के कारण और समाधानों को जो ढूंढ रहे हैं क्या वो सही है, और फिर उनमें खोज करने की और फिर उसे अडॉप्ट करने के लिए उनमें निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह प्रजातांत्रिकवादी भावना का विकास। बालक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, उनमें धैर्य का विकास होता है, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता, पारस्परिक प्रेम और सहयोग की भावना आदि गुणों का विकास होता है। स्थायी और स्पष्ट ज्ञान होता है, इसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि वो खुद स्वयं सीख रहे होते हैं करके, इसलिए उनमें स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनुशासन रहता है। अब इस विधि की दोष क्या है? एक तो ये बहुत ज़्यादा व्यय होता है, इस पर समय अधिक लगता है, यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें सभी टॉपिक्स को इसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, पूरा कार्यक्रम 1 वर्ष की अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ सेलेक्टिव हमें करना पड़ता है। हर पाठ्य पुस्तक में प्रोजेक्ट विधि के आधार पर टॉपिक हो ये जरूरी नहीं है, और प्रोजेक्ट करवाने के लिए अधिक शिक्षकों की भी संख्या जरूरत होती है, विद्यार्थियों की भी संख्या क्योंकि अधिक होती है। ऐसे में उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि कितने विद्यार्थियों को ग्रुप में रखा जाए और किनसे कौन सा कार्य करवाया जाए। इससे छात्रों पे भार भी अधिक पड़ता है, उन्हें जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनको पे वर्कलोड बढ़ जाता है। इसमें आवश्यकता और रुचियों का ध्यान तो रखना पड़ता है, पर इन्हें मार्गदर्शन निर्देशन की जरूरत पड़ती है जो कि अध्यापक के बिना संभव नहीं है, और इसमें क्रमबद्धता से के पूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो है टॉपिक जो है आपकी छोड़ करके आपकी पुस्तक में आते हैं और आपको बीच में उसको स्किप करना पड़ता है, बीच में आने वाले टॉपिक्स को। थैंक यू।